हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अनदर वीडियो फ्रॉम ब्लूमिंग माइंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी टर्म 1 पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कहता है कि इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो चलिए उसका डायग्राम बनाते हैं। पहले एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको पता होगा कि सेंटर में आपका एम्ब्रियो सैक होता है, उसके बाहर ठीक बाहर आपके न्यूसेलस होता है और न्यूसेलस के बाहर इस तरीके से आपका इनर इंटेगुमेंट्स और फिर उसके बाद फाइनली आपका आउटर इंटेगुमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि इन अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल इज अ डिप्लॉयड मास ऑफ सेलुलर टिश्यूज नोन एज। इंटेगुमेंट्स के अंदर एक सेलुलर टिश्यू है डिप्लॉयड मास का, उसका नाम क्या है? तो वो जाहिर सी बात है कि दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, ये आपका एम्ब्रियो सैक है और इसके अंदर ये आपका न्यूसेलस है। सो दिस इज योर न्यूसेलस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, न्यूसेलस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रिसर्चर्स द वर्ल्ड ओवर आर ट्राइंग टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स टू हाइब्रिड वेराइटीज एज हाइब्रिड कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी। वो पूछता है कि जो आपके जो रिसर्चर हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड वेराइटीज में जो हाइब्रिड वेराइटीज बनाई जा रही हैं उनमें एपोमिक्टिक जीन्स को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्या रीजन है इसका? ठीक है, सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं वो एक तो बहुत कॉस्टली होती हैं और उनको हर साल उनको प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाइब्रिड वेराइटीज क्या है कि सेग्रीगेशन दिखाती हैं। जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनके प्रोजेनी जो है दे शो सेग्रीगेशन। सो हर साल उनको दोबारा से प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेग्रीगेशन की वजह से जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। सो अगर हम एपोमिक्टिक जीन्स को अगर हम हाइब्रिड वेराइटीज में ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेग्रीगेशन को रोक सकते हैं। सो हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें यहाँ पर सेग्रीगेशन को रोकना है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाइब्रिड वेराइटीज जो है, हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो है इन द प्रोजेनी वो क्या करते हैं, दे सेग्रीगेट। सो देयरफॉर द रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड ओवर आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द एपोमिक्टिक जीन्स टू दी हाइब्रिड वेराइटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सेग्रीगेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि द एक्वेटिक प्लांट्स हैविंग लॉन्ग एंड रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स इज। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सो आपको पता होगा कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो वाटर पॉलिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। सो ये जो चारों ऑप्शन है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, इकॉर्निया और जोस्टर है, ये चारों के चारों एक्वेटिक प्लांट्स के ही एग्जांपल्स हैं। सो इसमें ये पूछता है कि लॉन्ग एंड रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स। ठीक है, सो आपने पढ़ा होगा कि जो सी ग्रासेस हैं, सी ग्रासेस जनरली उनके जो पोलन्स हैं वो लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं। तो इनमें अगर मैं बात करूं चारों ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी जो है जोस्टेरा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सी ग्रास। सो जोस्टेरा की जो स्पीशीज हैं, जोस्टेरा के जो प्लांट्स हैं उनमें आपको लॉन्ग एंड रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आपको नजर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इट इज इन अ टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो। सब चलिए डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो का डायग्राम बना लेते हैं। सो डाइकोटिलिडल्स में आपको इस तरीके से 2 कोटिलिडल्स नजर आते हैं। सो ये आपके कोटिलिडल्स हैं, दीज आर योर कोटिलिडन्स। ठीक है, कोटिलिडल्स हैं और वो कहता है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस। सो आपके एम्ब्रियोनिक एक्सिस ये है, दिस इज योर एम्ब्रियोनिक एक्सिस, दिस इज योर एम्ब्रियोनिक एक्सिस। सो वो पूछता है कि द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, यानी कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो हिस्सा जो कि कोटिलिडल्स के लेवल के ऊपर होता है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ये वाला पोर्शन जो पूछ रहा है, दिस इज योर एपिकोटाइल, दिस रिप्रेजेंट्स योर एपिकोटाइल और उसके नीचे जो है दिस रिप्रेजेंट्स योर हाइपोकोटाइल। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, एपिकोटाइल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टू ओवरकम द इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन सो एज टू गेट द डिजायर्ड हाइब्रिड्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। सो फॉर गेटिंग द डिजायर्ड हाइब्रिड्स वी हैव टू ओवरकम इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन। सो अ प्लांट ब्रीडर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। तो इसके लिए एक प्लांट ब्रीडर को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? सो आपको पता है कि कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी किस चीज से
डिटरमाइन होती है वो आपके जो पोलन्स हैं, पोलन्स की जो वॉल्स हैं उसमें, और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में आपको पता होगा कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उनके बीच में आपने पढ़ा होगा कि एक स्पेशल काइंड ऑफ डायलॉग होता है, केमिकल डायलॉग होता है, जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर पोलन कंपैटिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए दैट इज अ पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस तो आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज गिवन बिलो। तो ऐसी कौन सी फैमिलीज हैं, प्लांट की ऐसी कौन सी फैमिलीज हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जो है वो महीनों तक वायबल रहते हैं। वायबल का मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट, ठीक है। सो महीनों तक आपको पता है 3 फैमिलीज हैं, 3 फैमिलीज आपकी सोलेनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली और रोजिएसी फैमिली। इन तीनों फैमिलीज के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या है, जनरली मंथ्स में उनकी वायबिलिटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शंस में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ दैट इज ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजिएसी फैमिली के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके मंथ्स में आपकी वायबिलिटी दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। आपको एक्स वाई जेड, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है उसको रिस्पेक्टिवली आपको पहचानना है, ठीक है। सो डब्ल्यू है, बात करें अगर डब्ल्यू की तो डब्ल्यू इज दिस इज वास डिफरेंसेस एंड दिस एक्स इज योर सेमाइनल वेसिकल, वाई इज योर यूरेथ्रा एंड जेड इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, डब्ल्यू इज वास डिफरेंसेस, देन दिस एक्स इज योर सेमाइनल वेसिकल, वाई इज यूरेथ्रा एंड जेड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द हार्ट इन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर। आपने देखा होगा कि विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के पीरियड में आपका हार्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो जो पहला साइन है, पहला साइन भी जब आपको फीटस के हार्ट बीट सुनाई देते हैं दैट इज ऑल्सो फर्स्ट साइन कि आपका फीटस डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो 1 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आपका हार्ट जो है, हार्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। विद इन 30 डेज ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो में आपका हार्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इज फॉर्म्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द नैरो, करेक्ट डायरेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सर्विक्स। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वेरी इजी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जो रिस्पेक्टिवली लेबल किया गया है आपको उनकी करेक्ट लेबलिंग बतानी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर बात करते हैं 4 की। तो 4 इज योर, दिस इज योर 4 इज योर एपिडर्मिस, दिस इज योर एपिडर्मिस, चारों लेयरें हैं आपके स्पर्मेथिका की, एपिडर्मिस। दिस इज योर एंडोथीशियम, ये आपका एंडोथीशियम है। 4 इज योर मिडल लेयर, ठीक है, एंड थर्ड इज योर टेपिटम, टेपिटम। सो देखते हैं कि किसमें ये चारों चीज़ें करेक्ट लेबल की गई हैं। फर्स्ट इज योर एपिडर्मिस एंड सेकंड इज योर एंडोथीशियम, सेकंड इज योर एंडोथीशियम, वेट, फर्स्ट इज, फोर्थ इज एपिडर्मिस, फोर्थ इज एपिडर्मिस, फर्स्ट इज एंडोथीशियम, सेकंड इज मिडल लेयर एंड थर्ड इज टेपिटम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। जो पहली लेबलिंग की गई है दैट इज योर एंडोथीशियम, और जो सेकंड लेबलिंग है वो है आपकी मिडल लेयर, और जो थर्ड लेबलिंग है दैट इज टेपिटम, और जो सबसे बाहर की लेयर है जिसको फोर्थ लेबल किया गया दैट इज एपिडर्मिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इजी पेपर है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर टू सस्टेन एनिमल विजिट इज, मतलब एक पूछना चाह रहा है कि जब एनिमल विजिट करता है किसी पर्टिकुलर फ्लावर को तो इंटर्न फ्लावर क्या करता है कि मतलब एक तो इंसेक्ट उसको पॉलिनेशन में मदद करता है, फ्लावर जो है इंटर्न उसको कुछ रिवॉर्ड देता है, तो वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में है। सो इसका सीधा सीधा करेक्ट आंसर है दैट इज नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स और नेक्टर्स जो है दीज आर योर फ्लोरल रिवॉर्ड्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर टू द एनिमल्स, ताकि वो क्या कर सके, कंटिन्यूअसली जो है वो फ्लावर्स को विजिट कर सकें और इससे पॉलिनेशन जो है उसको फेवर हो, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द कॉज ऑफ द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स इन ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमंस में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का मेन कॉज क्या है? सो आपको पता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि आपका जो है ह्यूमन मेल में क्या हो जाता है कि XXY, उसका जो कैरियोटाइप होता है दैट इज 47 विद XXY, यानी कि दो कॉपी, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम्स के, जिसकी वजह से क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें आपके मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है बट अलॉन्ग विद फेमिनाइन कैरेक्टर, ठीक है। सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हमारे पास आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। द कॉज ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं। इसमें वो कहता है आपसे कि वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर, वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। सो इनकरेक्ट पेयर पता करना है। शुरुआत करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हीमोफीलिया। देखिए पहला ही इसका आंसर आपको मिल गया है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। लिंकेज ड्रोसोफिला, दिस इज करेक्ट। Incomplete dominance antiherum, this is also correct. And phenylketonuria is an example of pleiotropy, this is also correct, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहां पर आपको इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है, तो बी, सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली करेक्ट, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज ए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मेंडल द नेचर ऑफ द यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर जिनके बारे में मेंडल ने बात करी थी, मेंडल जिनको यूनिट फैक्टर कह रहा था, सो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे कि मेंडल ने कहा कि ये जो यूनिट फैक्टर है वो क्या करते हैं, आपके जो ट्रेड्स हैं उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस यूनिट फैक्टर के कैरेक्टर्स क्या थे? तो सबसे पहली बात आपको पता हो कि यूनिट फैक्टर कभी ब्लेंडिंग नहीं दिखाते हैं। ये ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, यूनिट फैक्टर्स कभी मिक्सिंग नहीं दिखाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, करेक्ट, और साथ ही साथ डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा, स्टेबल होते हैं। वो ट्रू प्योर ब्रीड ली थी उसने, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टेबल होते हैं एंड अलॉन्ग विद स्टेबल दे शो डिस्क्रीट नेचर, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द यूनिट फैक्टर्स दैट मेंडल वाज टॉकिंग अबाउट शोज स्टेबिलिटी एंड दे आर डिस्क्रीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल एनिमल्स एग्जिबिट मेल हेटेरोगेमेटी। तो आपने पढ़ा होगा कि दो तरीके की होती है, आपकी एक मेल हेटेरोगेमेटी होती है और फीमेल हेटेरोगेमेटी होती है। मेल हेटेरोगेमेटी में आपके दो एग्जांपल्स आ जाते हैं, एक्स वाई और एक्स नॉट, ठीक है, एक्स वाई और एक्स नॉट। सो मेल हेटेरोगेमेटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसे कौन से जानवर हैं, ऐसी कौन सी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें मेल जो है मतलब दो तरीके के क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करता है, उसमें दो तरीके के सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं। सो आपको पता होगा कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में दो तरीके के, ह्यूमन मेल में मेल हेटेरोगेमेटी, मेल जो है वो टू टाइप ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, वन विद द एक्स क्रोमोसोम्स एंड वन विद द वाई क्रोमोसोम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ह्यूमन एंड फ्रूट फ्लाई, ठीक है। सो इनमें आपको जो है मेल हेटेरोगेमेटी दिखाई देती है, फाउल्स में आपको फीमेल हेटेरोगेमेटी दिखाई देती है, और हनी भी आपको पता होगा इज एन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो क्या है, वो मेल बनाते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो फीमेल बनाते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 1 and 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन द जेनेटिक क्रॉस कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ। देखिए बहुत इजी एग्जांपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आपने जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो आपसे पुनेट स्क्वायर बनाया गया होगा, ठीक है। सो जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं हमें पता है कि लेट फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करना है तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप इस तरीके से दिखाते हैं, मान लो दिस इज योर फीमेल, दिस इज योर मेल। सो मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी। सो ये तो आपने किया ही होगा, क्लास 10th से आप ये करते आए हैं, क्लास 11। सो दिस इज योर पुनेट स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय विद द हेल्प ऑफ द पुनेट स्क्वायर, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट विद द जीनोटाइप कैपिटल ए। हमारा जीनोटाइप क्या है, पहले जीनोटाइप लिख लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी,
कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, ठीक है। सो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आपको शायद एक तो फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है, जनरली आपको फॉर्मूला बेस्ड शायद ना बताया गया हो। फॉर्मूला बेस्ड ये कहता है कि लेट, अगर मैं n को मान लूं द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स, ठीक है, अगर n को मैं नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स मानता हूं, सो उस केस में जो गैमीट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स दैट विल बी प्रोड्यूस विल बी 2/n, ठीक है, 2 raised to power n। और n यहाँ पर आपको पता है कि ये एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर नहीं है, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर नहीं है, आपका कॉन्ट्रास्टिंग पेयर सिर्फ और सिर्फ एक है। सो n इज 1, सो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 2 raised to power 1, आपका 2 ही आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आप सिंपली गैमीट्स बना सकते हैं, ठीक है, आपको अगर गैमीट्स बनाने हैं, सो अगर मैं गैमीट्स बनाता हूँ, चलिए मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ, गैमीट्स बना के दिखाता हूँ आपको कि 2 गैमीट्स कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। सो इसमें आपको दिख रहे होंगे कि कैपिटल ए, स्मॉल कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। सो पहला गैमीट ऑब्वियसली क्या बनेगा, कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए लीजिए, कैपिटल बी लीजिए और कैपिटल सी लीजिए, ये आपका एक ऑप्शन है। फिर दूसरा आपका आता है कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। सो यही 2 हैं जो आप बनाएंगे, तो यही 2 पॉसिबल गैमीट्स बनेंगे और इसके अलावा कोई पॉसिबल गैमीट्स नहीं बनेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल सी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। सो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, उनको बताना है। सो स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर डाटा एनालिसिस, दैट इज करेक्ट। क्लोनिंग एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इट वाज नॉट अबाउट द क्लोनिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन डीएनए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये 2 मेन गोल थे कि हमने क्या करना है कि उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको हमने क्या करना है, स्टोर करके रखना है। और आपको पता होगा कि इसी की वजह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो फील्ड है वो आई, उसकी डिस्कवरी हुई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स केम इनटू प्ले, ठीक है। सो पहला करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक और मेजर गोल था कि हमें क्या करना है कि ह्यूमंस में जितने भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जितना डाटा जनरेट हुआ था उसको स्टोर भी करना है और साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ जीन्स भी क्या करने हैं, सारे के सारे आइडेंटिफाई करने हैं। टोटल 30,000 के करीब आपको जीन्स पता किए थे कि एक ह्यूमन जीनोम में ऑन एन एवरेज 30,000 जीन्स होते हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 3rd स्टेटमेंट, पहली और तीसरी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अ कोडोन इज अ ट्रिपलेट ऑफ बेसिस दैट वाज सजेस्टेड बाय, ठीक है, कि कोडोन में आपका कोडोन वो कहता है कि आपको पता है कि एक जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड में आपके कोडोन्स होते हैं, ठीक है। तो कोडोन कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ बेसिस, कि कोडोन्स में क्या है, ट्रिपलेट ऑफ बेसिस हैं, ठीक है, कि मतलब जो 3 नंबर ऑफ बेसिस होंगे, 3 बेसिस एक कोडोन में आपके नंबर ऑफ बेसिस कितने होंगे, 3। ये किसने सजेस्ट किया था, तो ये सजेस्ट किया था आपके साइंटिस्ट जॉर्ज ने, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं ये मान लूँ कि हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 बेसिस हैं, ठीक है। सो 4 बेसिस हैं, तो जेनेटिक कोड जो एमिनो एसिड्स के लिए जो कोड करेंगे, ठीक है, सो एमिनो एसिड्स के लिए जो कोड होगा इट विल नॉट कंटेन ऑल द 4 बेसिस, इट विल कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। और कितने बेसिस होंगे टोटल एक कोडोन में, सो दैट वाज 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे आपको पता है कि AUG, आपको पता है एक कोडोन है, AUG किसके लिए कोड करता है, मेथियोनाइन के लिए कोड करता है, साथ ही साथ ये स्टार्ट कोडोन की तरफ ही काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक और एग्जांपल दूं तो JUG, सो यहाँ पर 3 कोडोन्स हैं, 3 बेसिस हैं, एक कोडोन है, दिस इज 1 कोडोन, ये एक कोडोन है जो कि कोड कर रहा है किसके लिए, विनाइल के लिए, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस का पहला हाफ देखूं तो पहले हाफ में वो ये पूछना चाह रहा है कि वेदर इट वाज लेफ्ट हैंडेड और वेदर इट वाज राइट हैंडेड। तो आपको पता है कि उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए है, जो डीएनए डबल हेलिक्स
है वो राइट हैंडेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ राइट हैंड, इट इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड है। और दूसरे पार्ट में उसने पूछा है पिच। सो पिच आपको पता होगा कि जो डाटा जनरेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग 0.34 नैनोमीटर क्या था डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स, ठीक है। दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स कितना था 0.34, और एक टर्न में, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने थे 10 बेस पेयर्स थे किसमें, एक टर्न में, ठीक है। यानी कि एक राउंड जब वो लेता है आपका डीएनए, जब पूरा एक हेलिक्स पूरा करता है, पूरे एक हेलिक्स में कितने होते हैं 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो उस आधार पर अगर मैं देखूँ जाऊँ तो पिच कितनी निकल आती है 3.4 नैनोमीटर। पिच को आप जनरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि जब पूरा एक राउंड है उसमें टोटल डीएनए की कितनी लेंथ है, कि पूरा एक हेलिक्स जब उसने पूरा अपना एक लूप पूरा किया है तो उस लूप की लेंथ कितनी है, या फिर ये कह सकते हैं कि पर राइज कितना है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज द पिच जो है, पिच निकल कर आई थी 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के अनुसार जो हमारा डीएनए है उसमें राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और उसकी पिच कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज नेसेसरी फॉर, ठीक है। सो आपको पता है कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका चार्जिंग होता है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से आपको पता है कि हम क्या करते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में हम क्या करते हैं, हम एमिनो एसिड्स ऐड करते हैं। एमिनो एसिड्स यानी कि जो क्या डिफरेंस हुआ अनचार्ज्ड और चार्ज टीआरएनए में, चार्ज टीआरएनए तब कहेंगे उसको जब उसमें एमिनो एसिड्स जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको करने वाला कौन सा एंजाइम होता है, इसको करने वाला होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, ठीक है। सो वो कहता है कि जो चार्जिंग, जब आपका टीआरएनए चार्ज हो जाता है वो किसके लिए ज़रूरी है। देखिए जो एनर्जी है उस दौरान, जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी होती है आपके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। सो वही एनर्जी वो बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो है वो हो, ठीक है। जो शुरुआत में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वही एनर्जी जो है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, टीआरएनए को चार्ज करें, ठीक है। सो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज नेसेसरी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि देखिए ये मेसेल्सन और स्टाल्स का एक्सपेरिमेंट है, आपको पता होगा। तो उसके बारे में ये कहता है कि अगर मैं ई कोलाई को, उसने सीधा कहा है कि अगर मैं ई कोलाई को 80 मिनट तक मेसेल्सन और स्टाल्स के एक्सपेरिमेंट में रखूं, उसको ग्रो करूं, ठीक है। मेसेल्सन और स्टाल्स की जो कंडीशंस थी उसको अगर मैं वैसे तो 40 मिनट तक आपका एक्सपेरिमेंट था, अगर उसको 80 मिनट तक अगर मैं खींचूंगा तो एट द एंड 80 मिनट के बाद जो लाइट बैंड है और जो हाइब्रिड डीएनए है, ठीक है, लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए की कितनी परसेंटेज रहेगी, ठीक है। सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपका जो मेसेल्सन और स्टाल्स का एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, ठीक है। मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया कि सबसे पहले उसने ई कोलाई को ग्रो किया था N15 वाले मीडियम में, जिसमें आपका नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप था N15, उसमें उसको ग्रो किया था 20 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पर उसको क्या मिला था, एक हाइब्रिड जनरेट हुआ था, ठीक है। हाइब्रिड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से, हाइब्रिड को यानी कि 14-15 इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ था, यानी कि इट वाज एन इंटरमीडिएट बैंड, ठीक है। ये डार्क बैंड प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद 40 मिनट्स के बाद उसको पता चला था कि लाइट बैंड और हाइब्रिड बैंड दोनों मिले थे, लेकिन दोनों का कितना था 50% और 50% था। 50% प्रोपोर्शन किसका था, लाइट बैंड का था, और 50% प्रोपोर्शन जो था वो हाइब्रिड बैंड का था। यहाँ H में हैवी नहीं है, दिस इज हाइब्रिड यानी कि आपका इंटरमीडिएट बैंड, ठीक है। सो वो कहता है कि अगर 40 मिनट्स तक ये कंडीशन यानी कि 40 मिनट्स के बाद लाइट बैंड 50% है और हाइब्रिड बैंड 50% है। सो अगर मैं इसको और कंटिन्यू करूं और 40 मिनट तक खींचूं, 80 मिनट तक लेके जाऊं, तो कितना आएगा आंसर, ठीक है। सो आपको पता है कि जब कंडीशन बढ़ती रहेगी, अब हमने कंडीशन स्टेबल रखी है। हम कैसी कंडीशन में, यहाँ पर हमारा जो नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है वो N14 है, यानी कि अब क्या होगा, लाइट बैंड की जो प्रोपोर्शन है, लाइट बैंड का प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हाइब्रिड डीएनए का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको और मैं करके देखते हैं, देखिए आप ये 40 मिनट्स है, ठीक है। सो 40 मिनट्स शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, लाइट बैंड 50%,
हाइब्रिड बैंड इज ऑल्सो 50%, ठीक है। नेक्स्ट 20 मिनट में क्या होगा, यानी कि अगले 60 मिनट में क्या हो जाएगा, अगले 60 मिनट में लाइट बैंड की प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, लाइट बैंड का प्रोपोर्शन हो जाएगा 75% और हाइब्रिड बैंड कम हो जाएगा 50%, ठीक है। फिर उसके बाद ये 60 मिनट्स के बाद की कंडीशन है। फिर 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, अगेन सेम चीज़ होगी, लाइट की कंडीशन बढ़ जाएगी, लाइट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, हाइब्रिड का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, ठीक है। सो कितना कम होगा, ऑब्वियसली 25 का हाफ 12.5, तो इसमें 12.5 अगर मैं ऐड करूं तो 75.5% आपका लाइट बैंड होगा और ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 12.5%, यानी कि ये आधा हो जाएगा एंड दिस विल गेट मतलब इंक्रीज ही बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे अगर मैं यही कंडीशन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा कि आपका लाइट बैंड का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ता जाएगा, हाइब्रिड का प्रोपोर्शन घटता जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। 80 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी वाले जो डीएन है उसकी उसका जो प्रोपोर्शन है वो 87.5 हो जाएगा और हाइब्रिड वाले की जो प्रोपोर्शन है वो 12.5 हो जाएगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए।